फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोट सेवर्ट्स लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। इसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मतलब क्या है कि अगर कोई वायर है और उससे करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड बी को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं। ये स्ट्रेट वायर एक्स वाई, इस वायर में से क्या पास होना चाहिए? करंट। तो हमने कंसीडर किया कि इसमें से करंट पास हो रहा है आई, ये वाला। कोई ऐसे भी ले सकता है। ये इसका हो गया सेंटर ओ। अब इस सेंटर ओ से कोई पॉइंट मानना है जिस पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। माना कि वो पॉइंट हमारा हो गया पी। जब हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ पीछे वीडियो में डिस्कस किया था तो उसमें ये डिस्कस किया था कि जो बायोट सेवर्ट्स लॉ वो हमेशा स्मॉल एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। तो हमने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया जिसकी लेंथ डी एल है। इस लेंथ डी एल से इस पी की डिस्टेंस मानते हैं आर, और यहाँ एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा। मैं एक बार पीछे रिपीट कर देता हूँ। इस तरह से पॉइंट पी, ये डिस्टेंस आर थी, ये एंगल थीटा था। एक टर्म सेम हमने यहाँ पे बनाई है। ये एंगल होगा हमारा फाई। एक्स वाई हमें पूरा कंप्लीट चाहिए। एक्स और वाई इन दोनों को हमने इस पॉइंट पी से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया इस पॉइंट पी से। इस तरह से तो ये जो एंगल बनाएगा इसके साथ, ये एंगल बनाएगा फाई वन। एक्स के साइड जो एंगल बनेगा वो फाई वन, इसको फाई टू मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने ऊपर, कंसीडर क्या करते। ये जो एंगल होगा ये होगा फाई टू। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ये उसका डायग्राम है। अब हमें इसकी वजह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर हम स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा। इसकी लेंथ डी एल है, इसकी यहाँ से इस पॉइंट तक लेंथ हमने कंसीडर कर लिया एल, और ओ से पी ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी हमारी ए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेयर ओ पी इज इक्वल टू ए, ये वाली डिस्टेंस। या इसको सी मान लो, सी पी इज इक्वल टू ए, इसको ओ मान लेते हैं। एंड ओ पी इज इक्वल टू आर। ये फाई एंगल होगा, ये एंगल यहाँ पर इतना होगा हमारा 90 डिग्री। तो बस बायोट सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करना है। तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, इसके पूरे वायर का निकालना है, पर उससे पहले हमें इस छोटे एलिमेंट का निकालना है। The magnitude of magnetic field due to small element at point P is given by, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस P पर तो क्या होगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आई है यहाँ पर। अब आगे डेरिवेशन करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है, इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आई कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा बार बार इस डायग्राम में? अगर देखें तो डी एल क्या चेंज हो सकता है? आर। ये पॉइंट पी यहाँ हो सकता है, इस तरह हो सकता है। और क्या एंगल हमारा? ये एंगल थीटा हो सकता है। तो जो वैल्यू चेंज हो रही है वो हमें इसमें निकाल लेनी है और इस इक्वेशन में वापस रख देनी। उससे हमारा डीवी की वैल्यू सोल्व होके आ जाएगी। तो यहाँ से इसको डी एल साइन थीटा और आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ सी अगर हम एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में एंगल लेते हैं तो थीटा प्लस फाई, ये कितना 90, ये सब किसके बराबर होगा 180 के बराबर। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू
90 डिग्री, जो यहाँ 90 लिया था वो 180 में से माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। हमें चाहिए थीटा, तो यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं। 90 डिग्री माइनस में 5। अब हमें थीटा नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है साइन, तो यहाँ पे हम दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 5, ये साइन थीटा, साइन 90 माइनस 5 तो क्या आएगा cos 5। ये इक्वेशन आई हमारी सेकंड। अब हमारे पास ये वैल्यू आई साइन की, इसको हम यहाँ रख सकते हैं, वो एक साथ रखेंगे। अब आगे क्या करना है, हमें DL और R निकालने। अब आगे हम डेरिवेशन कई बार भूल जाते हैं कि हमें क्या निकालना है, तो ध्यान रखो साइन थीटा निकाल लिया। अब यहाँ से जो टर्म लेनी है वो हमें cos की टर्म में लेनी है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा cos 5। इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल POC cos 5 की वैल्यू क्या होगी, cos का जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये थीटा है, ये सॉरी 5 है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर बेस क्या होगा हमारा CP, तो क्या आ जाएगा A अपॉन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया CP को A, इससे हम डायग्राम में थोड़ा क्लियर दिख जाए। A हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा R, तो ये वैल्यू आई हमारी cos 5 इक्वल टू A/R। हमें क्या चाहिए R, तो यहाँ से R क्या हो जाएगा A अपॉन cos 5। ये और क्या लिख सकते हैं हम इसको, R इज इक्वल टू A cos का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा सेकेंड 5। तो R की वैल्यू जो आएगी हमारी वो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब क्या बचता है इसमें, एक टर्म और बच जाती है निकालने के लिए DL। मैं ऊपर से इसको भी रब कर रहा हूँ, DL टर्म निकालनी है, तो DL कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया A से, तो इसके लिए DL के लिए हमने tan थीटा निकालना है, tan 5 सॉरी tan 5। इस ट्राइंगल में tan 5, इन ट्राइंगल POC tan 5। tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें ये वाली लाइन OC, तो OC हमारी कितनी है L अपॉन बेस, कितना बेस कितना होगा इसका A, L अपॉन A। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर L, तो L की वैल्यू होगी L इज इक्वल टू A tan 5। अब यहाँ से जो टर्म आती है ये L निकल के आया, और पीछे जो फॉर्मूला में था हमारा वो वैल्यू क्या थी, पीछे फॉर्मूले में वैल्यू हमारी DL थी, तो इसका क्या था ना डिफरेंशिएशन। DL इज इक्वल टू A tan 5 का क्या होता है sec स्क्वायर 5 और इसका D5, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। DL आ गया, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ, क्या थी DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, तो वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ उसको। साइन थीटा आया था हमारा cos 5, R की वैल्यू कितनी आई थी हमारी A sec 5, जो R की वैल्यू आई थी हमारी A सेकेंड 5, और DL की वैल्यू कितनी आई यहाँ से A sec स्क्वायर 5 D5। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो इनको पुट करो, पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट दिस। तो DB की वैल्यू जो कितनी आएगी यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, DL की जगह क्या रखना है I, फिर DL A sec स्क्वायर 5 D5 को पीछे लिख देंगे। साइन थीटा की जगह कितना आएगा, साइन थीटा की जगह आएगा cos 5, और जो इसका D5 बच रहा था वो उसको हमने यहाँ लिख दिया, अपॉन में R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी आई है, ये कितना आ जाएगा A स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर 5, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। तो DB की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो A से तो A टर्म कट गया, इससे ये टर्म कट गया, तो कितना बचा यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। इस टर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, इधर क्या बचेगा इस वाली टर्म में cos 5 D5।
ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है इस टर्म की, ये वैल्यू है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने बात है कि ये जो हमने डी भी निकाला ये इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से। इस कंप्लीट वायर के लिए क्या करेंगे हम, अगर कंप्लीट वायर का निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। फॉर कंप्लीट वायर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो क्या करें इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन विद लिमिट्स -φ1 to φ2। -φ1 ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे नीचे जो ये वाला टर्म लेंगे एंगल ऑफ माइनस लेंगे और ऊपर क्या लेंगे हम, इसकी प्लस वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी बी का आ जाएगा बी μ0 अपॉन 4π। ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, आई हमारा कांस्टेंट है, ए ये डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। तो जो वैल्यू जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर वो क्या होगी, -φ1 से φ2 cos φ d∅। ये जो टर्म होगी हमारी ये इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा। तो इससे मैं इसको साइड में भी रब कर रहा हूँ, स्पेस कम है थोड़ा उस वजह से। तो यहाँ से b की वैल्यू कितना आएगा, b = μ0 अपॉन 4π I अपॉन a cos φ का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा sin φ, और d∅ इस टर्म में cos φ सॉरी -sin φ। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से, तो μ0 अपॉन 4π I अपॉन a cos φ का होता है sin φ। तो μ0 अपॉन 4π I अपॉन a -φ1 to φ2 इसकी लिमिट आ गई। अब लिमिट पर क्या हमें सिंपल यहाँ पे लिमिट रख देनी फाइव की जगह। तो b = μ0 अपॉन 4π I अपॉन a, तो यहाँ से साइन एक बार अपर लिमिट φ2 माइनस साइन एक बार लोअर लिमिट φ1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी b = μ0 अपॉन 4π I अपॉन a साइन φ2 माइनस साइन माइनस है ये आगे प्लस साइन φ1। ये आंसर हमारा हो जाएगा। कैसे लिखा ये देखो, साइन -θ = -sin θ। तो ये -φ1 हो गया, माइनस आगे, तो ये हमारा इसका रिजल्ट आ जाएगा μ0 अपॉन 4π I अपॉन a साइन φ2 प्लस साइन φ1। ये इसका पूरा अपना रिजल्ट आ जाएगा। इसमें पहला केस क्या है, व्हेन पॉइंट P लाइज नियर द सेंटर ऑफ वायर। अगर जो पॉइंट P है ये यहाँ था और इस तरह से हमने ये बनाए थे φ1 φ2। अगर ये पॉइंट P बहुत नज़दीक आ जाए, पॉइंट P बहुत नज़दीक आने का मतलब है, सेंटर के बहुत नज़दीक आने का मतलब है ये पॉइंट P बिल्कुल यहाँ हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू और ऐसे हो जाएगी। तो वायर हमारा क्या इनफाइनाइट, तो ये क्या होता जाएगा इस तरह से, इस तरह बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा ये एंगल हमारे लिए कितने हो जाएंगे, दोनों φ1 प्लस या φ1 = φ2 = 90 डिग्री। पुट दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन। इसमें वैल्यू हम पुट कर देते तो b की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, μ0 अपॉन 4π I अपॉन a साइन φ1 की जगह 90 डिग्री प्लस साइन φ2 की जगह 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, μ0 अपॉन 4π I अपॉन a साइन 91, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, और पूरे को जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो b की वैल्यू इतना आएगा μ0 अपॉन 4π 2I अपॉन a। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये हम अलग से भी याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में दे देते हैं कि किसी सेंटर के पास अगर पॉइंट हो तो ये जो b की वैल्यू होगी b = μ0 अपॉन 4π
2i/a। दूसरा केस, अगर ये पॉइंट P जो हमने मान रखा है ये किसी एक एंड के पास हो, व्हेन पॉइंट P lies near either end x और y, या तो x के पास हो या हमारा y के पास हो। एक तो हमने मान लिया φ1 बराबर 90 डिग्री और φ2 बराबर 0 डिग्री। जिसके पास होगा उसको 90 मान लेना, जिसके पास नहीं है उसको 0, जैसे इसमें माना था हमने, दोनों 90 माने तो दोनों के पास है। इसमें जो वैल्यू होगी पुट करते हैं यहाँ पर, b = μ0/4π I/a साइन φ1 90 और साइन 90 हमारी वैल्यू 1 होती है, साइन ये φ2 0, ये आ जाएगा हमारा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो b की वैल्यू है μ0/4π I/a। अब इन दोनों वैल्यूज को हम चेक करके देखते हैं, तो b की वैल्यू हमारे पास ये आई है और एक b की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो हमारी नियर द सेंटर वाली वैल्यू है और एक हमारी आइदर एंड वाली वैल्यू है, उन दोनों में एक दूसरे से दुगनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमारे सेंटर के पास अगर तुमने पॉइंट माना है P को, वो हमेशा दुगना होगा, उसकी वैल्यू दुगनी होगी किससे, जो हमने एक आइदर एंड पे माना है पॉइंट को। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस वैल्यू ऑफ B इज ट्वाइस, वैल्यू ऑफ B इज ट्वाइस, दोगुनी होगी किससे, वैल्यू ऑफ B व्हेन पॉइंट लाई नियर आइदर एंड, किसी एक एंड पर हो इस तरह से, ये किसी पॉइंट P किसी एक एंड के पास चला जाए इधर या इधर। दूसरा, अगर ये पॉइंट P यहाँ आ जाए, जब पॉइंट P सेंटर के नज़दीक होगा तो वो वैल्यू दुगनी होगी किसके कंपैरिजन में, जब वो पॉइंट किसी एक आइदर एंड के पास हो। जो तीसरा केस है हमारा थर्ड, व्हेन पॉइंट P, थर्ड केस, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द वायर, जो पॉइंट P है अगर वो वायर पे हो जाए, किस तरह से, अगर ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट जा रहा है I और ये X और ये Y, तो इसमें हमने स्मॉल एलिमेंट कट करो यहाँ पर कहीं पे पूरे वायर पर, तो उसके टाइम एंगल कितना बनेगा, तो उस टाइम DL और R के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0, मतलब थीटा ही नहीं बनेगा। कहने का मतलब 0 बनेगा, और साइन 0 क्या होता है 0। उस टाइम पर जो B की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। जब सेंटर पे पॉइंट सेंटर के नज़दीक आ जाए तो B = μ0/4π 2I/a होगा। जब किसी एक एंड के पास चला जाए μ0/4π I/a होगा। दूसरा, अगर पॉइंट उसी वायर पे आ जाए जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो वहाँ पे B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वहाँ पर हमारे B की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी B की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ B। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो जो डायरेक्शन होगी B की, वो हम एक रूल है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर या B इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन होगी वो किससे दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। कब, जब वायर में से किसी में से करंट पास हो रहा हो। तो यहाँ पर जो वायर है, माना कि करंट उसमें पास हो रहा है ऐसे B और A, इस तरह से दो कंडीशन हो सकती है, या A और B इस तरह से, A to B या B to A। अगर करंट की डायरेक्शन A to B है ऊपर की तरफ और इस तरह, तो यहाँ पर
राइट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से करना क्या है, जैसे ये हमारा मार्कर है, ये लाइक वायर, इसमें से करंट जा रहा है A to B, तो हम क्या करते हैं, इस मार्कर को अपने राइट हैंड में कर्ल कर लेते हैं, राइट हैंड में ग्रिप कर लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हमारा थंब होना चाहिए। तो जैसे ये है, इस तरह से इसको हमने ऐसे पकड़ लिया तो करंट ऊपर है तो थंब ऊपर की तरफ हो जाए। तो ये जो उंगलियां हैं, जो हमारी उंगलियां कर्ल कर रही हैं, ये डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसमें कैसे होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बनेंगे हमारे, इस तरह से, और भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सर्कल्स बनेंगे, और ये सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है इनका सेंटर तो एक पॉइंट पर होगा कहीं भी ऊपर, इस तरह। तो ये डायरेक्शन हमारी इस तरह होगी, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, अगर इसी को हम ऐसे लेते हैं, ये हमारा, इसमें से करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो हमारी इस तरह से होगा, इस तरह से। तो डायरेक्शन करंट की नीचे होगी, तो उंगलियों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस तरह से। जो कर्ल होगा उंगलियों का वो इस तरह होगा। तो इसमें क्या है, इस तरह से, बस इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसमें तो डायरेक्शन ऊपर है, इसमें डायरेक्शन इस तरह हो जाएगी। अब इसमें देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है। अगर जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं, अगर वो जो हमारी घड़ी होती है, यस, जो उसका मोशन होता है उसके साथ है, तो वो होगा क्लॉकवाइज। अगर अपोजिट है तो वो होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब आप यहाँ से देख सकते हो, ये इस तरह जा रहा है और ये इस तरह आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या हो जाएगा हमारा, क्लॉकवाइज। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गया, राइट हैंड हम रूल से दिया जाएगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमारी जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन के आएंगी वो हमारे कैसे आएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो करंट कैरिंग वायर होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं वो कैसे क्या क्या कर्व बनाती, तो वो हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगी। और डायरेक्शन डिपेंड करेगी कि तुम इनकी करंट को किस तरह पास करो, अबोव या बिलो। आज की वीडियो के में इतना ही। अब तक आपने अगर मेरी पीछे वीडियो नहीं देखी है बायोट-सेवर्ट्स लॉ की, तो इस वीडियो की लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरी वीडियो देख सकते हैं।